जो हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो पूछते भाई क्या कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती थी कि भाई 6 साल से यही बोल रहे हैं भाई एसएससी कर रहे हैं एसएससी कर रहे हैं, फिर बोलते भाई क्या होता है एसएससी, फिर उनको पूरा समझाओ, तो हम सीधा बोल सकते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी गाय में। आज मैं लेके आया हूं इंटरव्यू अपने भाई का, जिसने अभी अभी एसएससी सीजीएल 2021 को क्रैक मारा है। देखने में बिल्कुल जुड़वा है। आइए बात करते हैं मिस्टर शिवम शर्मा से और जानते हैं कि कैसा रहा उनका सफर। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी पोस्ट आखिर उन्हें मिली है। मुझे पोस्ट कोड मिला है D39 अकाउंटेंट इन कैग। अच्छा, तो आपकी ये जर्नी कैसी रही? बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरी जर्नी रही है, तो बताइए कैसी रही आपकी ये एसएससी की जर्नी। यह सफर शुरू होता है 2017 में, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी राजधानी कॉलेज से। उसके बाद उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि एसएससी सीजीएल क्या होता है। मेरे बड़े भाई ने, जो कि अब एक एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने फॉर्म भर दिया था। तो भाई मैं पेपर देने चला गया। मैंने ना कोई तैयारी की थी ना कुछ किया था, मैं पेपर देने चला गया था बस प्री का। मुझे याद है कि 8 अगस्त 2017 को मेरा पेपर था कीर्ति नगर में। तो वो पेपर मेरा क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि मेरे मार्क्स केवल 98 आए थे। तो उसके बाद मैंने फिर 2018 के लिए तैयारी शुरू कर दी। पर हुआ क्या था कि 2017 में कोर्ट केस हो गया, तो एक साल पेपर डिले हो गया और 2018 के ईयर में पेपर हुआ ही नहीं था, 2019 में हुआ था। उस टाइम तक मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली थी और मैंने बहुत ही ईजिली प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया। मेरे 164 मार्क्स बने थे नॉर्मलाइज्ड। परंतु शायद मेंस में मेरा 13 सितंबर को सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो मैं कहूँगा अब तक एसएससी के मेंस के इतिहास की आई थी, वो शायद मेरे पेपर में ही आ गई, मतलब मेरे शिफ्ट में ही वो पेपर आ गया। और जिसकी वजह से मेरे केवल 112 मार्क्स बन पाए मैथ्स के अंदर, पर इंग्लिश में मेरे 190 बने उस, और मेरे डिस्क्रिप्टिव में 75 बने और मेरा स्कोर टोटल 541 के अराउंड बन गया, पर मैं फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया था। 2019 के अंदर भी मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और प्री में मेरे 173 मार्क्स थे। इसके बाद मेंस में मेरे मैथ्स में रॉ स्कोर तो 150 था, हालांकि कुछ गलतियां मैंने कर दी थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरे नॉर्मलाइज से 208 मार्क्स थे और मेरे 190 के लगभग या 185 के लगभग मेरे इंग्लिश के अंदर भी मार्क्स थे और 54 मेरे डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स थे। पर मेरे 623 ही मार्क्स बन पाए और 4 या 5 नंबर से मेरा सिलेक्शन 2019 में भी रह गया। और जेएसओ में मेरे 702 मार्क्स थे 710 में से, जिसमें मेरा सिलेक्शन रह गया था। 2019 में बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई थी कि भाई इतना टाइम हो गया पर सिलेक्शन नहीं हो पाया, 4 या 5 नंबर से रहेगा, जबकि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा था। 2020 के अंदर मैंने तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को लगा कि 2019 में मेरे को मिल जाएगा और 2019 में भी कोर्ट केस हो गया था। 2021 में मैंने ठान लिया कि इस बार मेरे को भाई सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा क्योंकि 5 साल हो चुके थे और अप्रैल 2022 में इसका पेपर हुआ था। तो मैंने ठान लिया था कि भाई इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है। पर प्रीलिम्स मेरा फिर अच्छा नहीं गया, केवल 148.9 मार्क्स मेरे आ पाए। अब मुझे मेंस में अच्छे मार्क्स लाने थे, तो मैंने काफ़ी मेहनत करी, मॉक्स दिए, अपनी जो प्रीवियस गलतियां हैं उनसे मैंने काफ़ी सीखा और इस बार मेरे मैथ्स में 176.5 आए और इंग्लिश के अंदर मेरे साथ 179.5 मार्क्स है, मुझे नहीं पता। और भगवान की कृपा से जब सबके गंदे मार्क्स आ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, मतलब बिलो एवरेज आ रहे हैं, तो मेरे भगवान की कृपा से 54 मार्क्स आ गए और मेरे पास सिलेक्शन हो गया। 558.4 मार्क्स मेरे टोटल हैं और मेरा सिलेक्शन हो गया है कैग अकाउंटेंट के अंदर। तो ये सफ़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है क्योंकि 6 साल होने वाले हैं जून में, 2023 जून में। तो 6 साल की तैयारी के बाद केवल एक सरकारी नौकरी में ले पाया, जबकि मैं जानता हूँ कि मैंने हर सीजीएल में काफ़ी तैयारी करी है। हाँ, मैथ्स के अंदर मेरे थोड़े बहुत कम मार्क्स हर बार रह जाते थे जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था, परंतु मैंने हर फील्ड में अच्छे, मतलब हर एस्पेक्ट में, एसएससी सीजीएल के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो टाइपिंग हो, चाहे वो सीपीटी हो, सबकी मैंने अच्छी तैयारी करी, बहुत मैंने मेहनत करी। और अब आप देख पा रहे हैं कि 6 साल के बाद कहीं ना कहीं मुझे अच्छी पोस्ट तो मिली गई है। तो काफी डिटेल में आपने बताया कि कैसी आपकी जर्नी रही है। 17 में, 18 में, 19 में, 20 में आपका नहीं हुआ, फिर जाके 21 में आपका सिलेक्शन हुआ है सीजीएल 21 में। तो आप बताइए कि ऐसी कौन सी वो गलतियां थी जो आप बार बार दोहरा रहे थे, जिसको इस बार आपने सुधार लिया, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो गया। कि हम सबसे ज्यादा कम सक्सेस रेट है, तो ऐसे सक्सेस रेट में जो सक्सेस मिलती है वो बहुत ही कम गिने चुने लोगों को मिलती है। जैसे इस बार 7,000 7,500 लोगों को मिली है, लेकिन जो अनसक्सेसफुल हुए हैं वो लाखों हैं। तो वो लाखों ऐसी क्या गलती करते हैं कि जो सक्सेसफुल नहीं करते, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आपने ऐसी कौन सी वो गलतियां थी जिनको आपने सुधारा और आप सक्सेसफुल हो गए?
कि गलतियां मैंने सिर्फ एक बहुत बड़ा ब्लेंडर मैंने कर रहा था जो इस बार मैंने सुधार लिया, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। और जो मेरा 5 सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, सॉरी 4 सीजीएल में जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, वो इस 5वें में हो गया। और देखिए जो सबसे बड़ा ब्लेंडर मैंने कर दिया, और मुझे लगता है कि सारे बच्चे करते हैं और ज्यादातर जो अनसक्सेसफुल हो सब करते हैं, वो ये है कि भैया हर जगह से पीडीएफ इकट्ठी कर ली, स्टडी मटेरियल नहीं, स्टडी मटेरियल जो एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहिए उसकी बजाय हम स्टडी मटेरियल का समुद्र अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। जो भी पीडीएफ है, हमें नहीं, हमने आज तक उनको कभी खोला नहीं, पर हमने हर टीचर से पीडीएफ, हर, अब कहीं भी चले जाइए, किसी भी यूट्यूब की कमेंट में देख लीजिए, सर पीडीएफ मिलेगी, सर पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ को कभी पढ़ना नहीं, उस पीडीएफ को केवल इकट्ठा कर लेना और पढ़ना भी तो शुरुआत उसके 1-2 पन्ने पढ़ लेना और बार बार नई पीडीएफ, बार बार नया स्टडी मटेरियल पढ़ना, यही मेरी असफलता का कारण रहा पिछले 4 सीजीएल के अंदर। और एक बहुत बड़ी गलती मैंने ये भी करी कि भाई जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं घर पे, भैया आराम से बैठ गए अपने पलंग पे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ना कोई टाइमर है, ना कोई स्टॉप वॉच है, ना कोई मतलब पता ही नहीं है कि टाइम का, और क्वेश्चन सॉल्व करने हम लग रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती मैंने भी करी कि भैया कोई क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो आके बैठ गए, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये पता ही नहीं लगा कितना टाइम लग गया, और मान लीजिए 2 घंटे लग गए और 2 घंटे में क्वेश्चन करें 25, पर हमें लगता है 2 घंटे की पढ़ाई हो गई। पर जब मॉक में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको क्वेश्चन छोड़ना है या करना है। मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन फंस गए, मान लीजिए 1.5 मिनट हो चुका है, तो आपको 1.5 मिनट के बाद भी तुरंत फैसला लेना है कि मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। पर जब हम बिना टाइमर के और केवल बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1.5 मिनट हो जाता है, 5 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, पर हम क्वेश्चन छोड़ते ही नहीं है। बात सबसे बड़ी ये होती है, और मैं भी यही गलती करता था, सारी पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था। जितने भी आप बताइए, जितने भी मतलब यूट्यूब पे चैनल है, जितनी भी बुक्स हैं सारी मेरे पास हैं, उनसे मैं सॉल्व करता रहता था, पर मैंने देख लिया उनसे सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। क्योंकि बात यह है कि जब तक मैं मॉक एनवायरनमेंट में, रियल एनवायरनमेंट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, जब तक मेरे पेपर मतलब पेपर में मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी 2018 के मेंस के एग्जाम में, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने कभी क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी ही नहीं थी मेरे अंदर मॉक फॉर्मेट के अंदर और रियल टाइम एनवायरनमेंट। अच्छा, तो आप एसएससी को पिछले 4-5 सालों से जानते हैं, तो इस बार पैटर्न भी चेंज हो गया है, नया पैटर्न आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि जो एसएससी का पुराना पैटर्न था वो ज्यादा बेनिफिशियल था स्टूडेंट्स के लिए, उसमें ज्यादा आसानी थी उसको क्रैक करना, या फिर जो नया पैटर्न आया वो ज्यादा आसान है क्रैक करना? मुझे लगता है कि जो ओल्ड पैटर्न है, और जिस मतलब अगर बच्चे, कोई भी बच्चा ओल्ड पैटर्न में फंस गया और उसने अपने 4 या 5 अटेम्प्ट वेस्ट कर लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब मैं तो कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि पहले के पैटर्न में क्या होता था कि अगर आपकी किस्मत में लिखी है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तभी मिलेगी, क्योंकि भाई आपको टीयर 3 में कभी फेल कर देंगे, कभी आपको 34 मार्क्स दे देंगे। मान लीजिए आपने टीयर 2 तक अच्छे मार्क्स बनाए हैं, उसके बाद 32 दे दिए या 34 दे दिए, आपके सिलेक्शन की सारी उम्मीदें खत्म कर देंगे। और दूसरी बात ये भी, अगर मान लीजिए आप लक फैक्टर को भी निकाल देंगे, तो मैं मानता हूं कि अगर आप मेहनत का फैक्टर भी इसमें लेंगे तो आपको प्रीलिम्स वाले दिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, मेंस के दोनों पेपरों में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और फिर टीयर 3 में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आपको 3 दिनों तक अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई दिन आपका हो, कोई दिन आपका ना हो, जिससे आपका, मुझे लगता है ओल्ड पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी था। और न्यू पैटर्न में ये है कि आपको केवल एक दिन अच्छा परफॉर्म करना है, और अगर आप एक दिन अच्छा परफॉर्म कर गए, भले ही आप एवरेज स्टूडेंट हैं, और अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत कर ली और आपने मेंस वाले दिन अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो आप टॉपर बन सकते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि कौन सी बुक्स आपने फॉलो करी, कौन सी बुक लिस्ट है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे आने वाले एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को? जैसा कि मैंने बताया कि पहले मैंने दुनिया भर के रिसोर्सेज अपने पास इकट्ठे कर लिए थे, पीडीएफ फॉर्मेट में हो, चाहे वो हार्ड कॉपी हो, कुछ भी हो, मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए थे, पर मैं आपको लिमिटेड बताऊंगा जो मैंने 2021 में इस्तेमाल करे हैं। देखिए, अगर आप पर 2021 में क्या ही कुछ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने केवल मॉक करे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सही सही, केवल मॉक करें, क्योंकि 5 साल से भैया बेस बन चुका था मेरा, और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि केवल प्रीलिम्स में फेल हो रहा हूँ, मैं हर बार फाइनल लिस्ट में जाके बाहर निकल रहा था, ठीक है। इसलिए 2000 पर मैं फिर भी आपको एक बुक लिस्ट बता देता हूँ आपके लिए। देखिए, मैथ्स से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अरिथमेटिक की। मैं मानता हूँ अरिथमेटिक के लिए जो बुक मैंने पढ़ी थी 2017 के टाइम पे, मैथ्स मिरर नाम की किताब है, अमित वर्मा सर की किताब है, वो मैंने पढ़ी थी। उसका शायद पार्ट 1 ही मैंने पढ़ा था, वो 2 पार्ट्स में आती है, वो बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब आपको बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती है। एडवांस मैथ्स के लिए मैंने प्ले विद एडवांस मैथ्स ली थी 2017 के अंदर ही। तो जैसा कि सबको पता है कि इंग्लिश में तो नीतू सिंह मैम की बुक आती है, वो आप रेफर कर सकते हैं, वो सफिशियंट है। इसके बाद रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग की मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मुझे लगता है कि रीजनिंग में कोई बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, तो मैंने नहीं पढ़ी, और केवल मैं मॉक पेपर करता था।
और रही बात जीएस की, तो भाई देखिए जीएस बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब वास्ट है और उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए मैं मानता हूँ कि जो 2021 में मैंने रियलाइज़ किया कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठा करके उन्होंने चेप रखी थी पेपर के अंदर। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, पर मुझे लगता है कि इतनी सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ना आपके लिए सही नहीं होगा। तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट भी मेरे पास थी, मैं ज़्यादा उसको पढ़ नहीं पाया था, मैं एनसीईआरटी पढ़ता था। अच्छा, तो ये तो बात रही बुक्स की। अब आप बताइए कि कौन से वो टीचर्स थे जिनको आपने फॉलो करा, और ये भी बताइए कि अब किस टीचर्स को फॉलो करें, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो आपको क्या लगता है किस टीचर को फॉलो करना चाहिए फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द एसएससी एस्पिरेंट्स? ऑनलाइन कोर्स तो मैंने किसी भी टीचर का बाय नहीं किया था, पर जो उनके चैनल्स होते हैं उन सब पे मैं गया। मतलब जितने भी चैनल आप जानते हैं, जितने भी एसएससी मैथ्स के जितने भी टीचर हैं जिनके चैनल हैं बहुत फेमस, उन सब चैनल की मैं वीडियो देखता था। हर टीचर से कुछ ना कुछ मुझे अप्रोच, किसी टीचर से मुझे क्वेश्चन करने की अप्रोच समझ में आई, किसी से मुझे कोई टॉपिक समझ में आया। तो मुझे लगता है कि सारे टीचर्स को मैंने फॉलो किया है। अब किसी का एक का नाम लूंगा तो फिर वो सोचेंगे कि मैं उनसे ही पढ़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किसी का भी ऑनलाइन कोर्स बाय नहीं किया, मैंने हर टीचर से पढ़ा। और मुझे लगता है कि अब ऑनलाइन कोर्स बाय करने का टाइम जा चुका है, क्योंकि भाई आप देखिए कि यूट्यूब पे ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो फ्री में ना पढ़ाया जा चुका हो, और एक बार नहीं 10 टीचरों ने ना पढ़ाया हो। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन कोर्स लेना तो बेवकूफ़ी है, पर फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो भैया किसी भी टीचर का अपने दिमाग से ले लीजिए। पर मैं तो भैया जो फ्री में वीडियोज़ होती थी, क्योंकि आप देखिए पूरे बैच सॉल्व कर हो रखे हैं यूट्यूब पे। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो यूट्यूब पे ना सॉल्व कराया गया हो। अच्छा, तो अब ये बताइए आरबीई का क्या रोल रहा आपकी इस जर्नी में? देखिए मैं मानता हूँ कि एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, और वो शुभम जैन को मैं जानते हूँ, ऐसा तो मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा। साउथ में अगर कोई हो तो हो, नॉर्थ के बच्चे तो जानते हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने जैसे कि पहले कहा कि मैंने किसी से भी कोई कोर्स नहीं खरीदा, और ना मैंने आरबी चैनल से तो मैंने कोई पढ़ाई की वीडियो नहीं देखी। पर मैं मानता हूँ कि रोल बहुत ज्यादा उनका रहा हमारे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2018 में जो बच्चों को शायद 0 नंबर अवार्ड कर देती है एसएससी टीयर 3 में, तो वहां पे कैंपेन करना हो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले बतानी हो, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बतानी हो, टेलीग्राम पे कट ऑफ एनालिसिस हो, ये सब चीजों पे मुझे लगता है मैं ज्यादा रिलाई किया उन पे, ना कि उनकी वीडियो देखने पे। पर मैंने उनका कोर्स लिया नहीं तो मैं बता नहीं सकता वो कैसा पढ़ाते हैं। पर मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज्यादा जेन्युइन, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग गाय जरूर है वो। अच्छा, तो जैसे कि हम जानते हैं कि अब एसएससी सीजीएल 2023 बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आप बताइए कि क्या वो स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे कि स्टूडेंट्स को कम से कम पढ़ना पड़े और कम से कम टाइम लगे और उनका सिलेक्शन भी हो जाए, होम पोस्टिंग भी मिल जाए और अच्छी पोस्ट भी मिल जाए। इसके लिए कम से कम टाइम में क्या वो ऐसा करें? देखिए अगर मैं आपको एक बिल्कुल जेन्युइन स्ट्रेटेजी बताऊं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो भी आप प्रीलिम्स तो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अब प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है। और जैसे कि इस बार कट ऑफ रही थी 114, शायद इस बार थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, वैकेंसी कम आई, पता नहीं। पर 120 125 मार्क्स हम 3 से 4 महीने की तैयारी में आराम से ले सकते हैं। और उसको लेने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले उठाइए अपनी इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब जो किताब पढ़ते हैं प्रिंट टू पैरामाउंट, उसको कंप्लीट करें। इसके बाद वोकेबलरी करनी है, और प्रीवियस ईयर जो टीसीएस ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं केवल वो करें। जीएस के अंदर अगर आपके पास समय है और आपका मान लीजिए आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और आपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हैं उन्हें एनसीईआरटी से। नहीं तो आप लूसेंट की किताब पढ़ सकते हैं, पर सेलेक्टिव रीडिंग आपको करनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इंग्लिश, और मैं मानता हूं कि अगर आप जीएस के अंदर ज्यादा पढ़ भी लेंगे तो मैक्सिमम आप 17 से 18 क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर आप बहुत कम पढ़ेंगे, मतलब मैं मानता हूं कि जीएस ये है कि आप एक बार बेस बना लो अपना। अगर आपका एक बार बेस बन गया तो आप 12 से 13 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और वो आपको इजीली आपकी कट ऑफ क्लियर करा देंगे। अब रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में मैं मानता हूँ 2 सेक्शन है, एक है अरिथमेटिक और एक है एडवांस। अरिथमेटिक पे अब आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा, एडवांस भी आप पढ़िए, एडवांस का थोड़ा बेस बना लीजिए। और अरिथमेटिक जैसे कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत आसानी से, भाई मैं आपको बताना करोड़ों वीडियोस है यूट्यूब पे प्रॉफिट एंड लॉस की, आप देख देख के पागल हो जाएंगे, आप कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी वीडियोस खत्म नहीं होंगी। तो आप किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं, पीएनएल हो गया, परसेंटेज हो गया, जो बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। और आप टीसीएस के क्वेश्चन कर लीजिए 2018 से 2022 तक,
और उसमें जो रिपीटेड थीम है, मैंने देखा कि रिपीटेड थीम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं टीसीएस के अंदर, वो आप कर लेंगे तो आप 17-18 क्वेश्चन आराम से बना जाएंगे। इसके बाद अब आपकी बात रही रीजनिंग की। मैं मानता हूँ अगर आपने रीजनिंग का कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, आप मॉक करने बैठेंगे तो 15 क्वेश्चन आप रीजनिंग के ऐसे ही बना लेंगे। और अगर आप जो टॉपिक जैसे डाइस का कोई क्वेश्चन है या फिर जो इस बार लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए थे उनको आप पढ़ लेंगे तो मैं मानता हूं कि आप आसानी से, झूठ नहीं कहूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा बिगिनर हैं 3 महीने की तैयारी के अंदर भी आप आराम से 70 क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। और अगर आप यूआर कैटेगरी के भी हैं तो भी आप 70 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करके 140 या 125 मार्क्स ले पाएंगे, जो प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। इसके बाद रही बात मेंस की। मेंस में शायद 2-3 महीने का कोर्स है, फिर 2-3 महीने का टाइम होता है प्रीलिम्स के बाद। और मैं मानता हूं कि उसके बाद भी आपको कुछ नहीं करना, मॉक आपको करने हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नया पैटर्न आया है। तो आप मॉक करें और आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप और चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मैं मानता हूं बहुत ही ज्यादा गलत बात है। पर डब्ल्यू पे मैंने देखा कि एक बहुत ही जेन्युइन टीचर है यूट्यूब पे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। उनका कोर्स 25 से 26 घंटे का होता है और इस बार एक नए टीचर ने भी कोर्स लॉन्च किया था, आप वहां भी जा सकते हैं। परंतु इन 2 टीचर के अलावा अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अकाउंट्स के लिए वो सफिशिएंट है। और रही बात आपकी इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह की सेलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं, या फिर क्लास 11th की जो एनसीईआरटी आती है वो भी सफिशिएंट है। और क्लास 12th की जो माइक्रो है, ओल्ड माइक्रो, वो भी सफिशिएंट है। और अकाउंट्स के लिए मेरे हिसाब से 2 टीचरों ने इस बार कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो उनसे आप देख सकते हैं। अच्छा, तो ये सब बात तो नहीं तैयारी वगैरह की। अब आप ये बताइए कि एसएससी सीजीएल क्रैक करने से पहले की आपकी लाइफ और क्रैक करने के बाद की आपकी लाइफ में क्या मेजर डिफरेंस आया है, ये बात बताइए। देखिए 2 बड़े परिवर्तन आए हैं। पहला तो टेंशन कम हो गई है। अब ये तो पता लग गया कि भैया कम से कम एक जॉब तो है, 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक जॉब तो आ गई है। और दूसरी, जो हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो पूछते भाई क्या कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती थी कि भाई 6 साल से यही बोल रहे हैं भाई एसएससी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं। फिर बोलते भाई क्या होता है एसएससी, फिर उनको पूरा समझाओ। तो अब हम सीधा बोल सकते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो ये 2 मेजर परिवर्तन आए हैं। पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि 6 सालों में बहुत ज्यादा मेरे को ज्यादा डिप्रेशन तो नहीं रहा, पर थोड़ा थोड़ा माइल्ड डिप्रेशन हो जाता था, क्योंकि जो एसएससी बहुत ज्यादा अनसर्टेन थी। भैया पेपर कभी हो रहा है, फिर कोरोना काल आ गया, तो बहुत ज्यादा अनसर्टेन थी कि आपको इनर स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत पड़ेगी। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, अगर आप हिंदू हैं तो मैं मानता हूँ कि सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। और सत्संग के लिए जो बेस्ट चैनल है वो है श्री राधा कृपा। अगर आप एक बार सुन लेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपको और चीजों का एडिक्शन छूट के सत्संग का एडिक्शन लग जाएगा। और मुझे लगता है सत्संग जीवन में बहुत जरूरी भी है, आपको अंदर से स्ट्रांग रखने के लिए, अगर आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाया इसीलिए। तो श्री राधा कृपा वो चैनल है जिससे मैं सत्संग सुनता था, और मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा शानदार मेरा एक्सपीरियंस रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इनके एक्सपीरियंस से कुछ फायदा मिला होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।